हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो ह्यूमैनिटीज़ है या फिर बोला जाए जो फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं इसके अभी इस वाले वीडियो में। इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप कौन कौन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये पार्ट सेकंड में आएगा या फिर बोला जाए दूसरे वाले वीडियो में, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थर्ड वाले वीडियो में आएगा। तो मैं ये 3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो एमसीक्यू वाला पार्ट जो होगा वो मिनिमम 36 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं ताकि एक तरीके से आप लोगों का आइडिया आ जाए, और 70% क्वेश्चन आई होप सो यहीं से आएगा जितना मैं एक कवर अप कर रहा हूँ। तो टोटल मार्क्स आप लोगों का 70 मार्क्स का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। तो इसको ध्यान से देख कर चलिएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम भी अच्छे तरीके से जाए और अच्छे तरीके से आप लोग इन्हेंसमेंट कर पाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन आसन्स। देखो आइडेंटिफाई, यहाँ एक आसन का जरूर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सुख आसन क्या होता है, गौमुख आसन क्या होता है, फिर चक्र आसन क्या होता है, भुजंग आसन क्या होता है। तो ये जो आसन है वो पीछे एक तरीके से ये महिला है वो पीछे से हाथ एक तरीके से दूसरे हाथ को मिला रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गौमुख आसन। इसको काव फेस बोलते हैं, जो कि एक दूसरा नाम होता है इसका, काव फेस आसन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, गौमुख आसन बोलते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इसमें से कौन सा है जो रेगुलर इस एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं है। इंक्रीज द बोन डेंसिटी, इंक्रीज बोन डेंसिटी होता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है, मतलब नॉट बोला है कि रेगुलर एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं है। इंक्रीज अ कोलेस्ट्रॉल लेवल और इंक्रीज अ लॉन्गिटिविटी। तो इंक्रीज लॉन्गिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कि एक तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का वो रिजल्ट नहीं है, मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो हमारा सेकंड क्या हो गया, सेकंड का आंसर क्या हो गया, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो हमारा ये आंसर राइट है कि ये नहीं है रेगुलर, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा आप लोगों को डाइट वगैरह सब करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देके चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, स्पाइक यूज्ड इन स्पोर्टिंग शूज टू गिव या टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पाइक्स। आप देखते होगे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के जूतों में क्या स्पाइक्स लगा रहता है, ठीक है, स्पाइक्स लगा रहता है। तो वो क्या करता है आखिरकार, क्या एडवांटेज है उसका, तो वेट के लिए दिया जाता है कि नहीं, या फिर उसको इनर्शिया के लिए दिया जाता है, या फिर फ्रिक्शन के लिए दिया जाता है, या फिर वो स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर सी होगा, फ्रिक्शन। कि भाई कोई फिसले ना, है कि नहीं, ताकि फील्ड पर जैसे फुटबॉलर है, फुटबॉलर क्या हो सकता है, बहुत जल्दी फिसल सकता है, या क्रिकेटर भी, तो फील्डिंग के समय में तो वो फिसलन ना हो, इस वजह से वो चीज़ क्या, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अच्छे तरीके से जकड़े रहे, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह रहता है तो उसमें फिसलन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसको एक तरीके से स्पाइक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है जूतों में। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ डिजीज इन विच अ बोन वीकनिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन। कि कौन सा डिजीज है जिसकी वजह से बोन जो होता है वो कमजोर हो जाता है और बोन के टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा डिजीज है जिसके वजह से क्या होता है कि जो एक तरीके से बोन जो होता है वो कमजोर हो जाता है और आपके बोन, ब्रोकन बोन का जो रिस्क हो जाता है वो बढ़ जाता है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग। देखो एसेशन और रीजनिंग वाला क्वेश्चंस आप लोगों का 2 क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोग देख के जरूर देखिएगा, मतलब देख के चलिएगा ताकि 2 क्वेश्चंस को सही तरीके से आप कर पाओ। तो भाई इसमें 2 रहता है, एक एसेशन रहता है, एक रीजनिंग रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेशन ए में क्या बोला, वर्क डन इज एन आइसोटोनिक एक्सरसाइज। क्या जो वर्क डन किया जाता है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होता है, बिल्कुल सही है। कि जो आइसोटोनिक, आइसोमेरिक, वो सब क्या होता है, एक तरीके से एक्सरसाइज होता है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होता है, ये जो वर्क डन होता है इज एन आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जो भी आप वर्क करते हो। दीज एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशली डिजाइन मशीन्स। ये क्या डिजाइन मशीन पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिजाइन मशीन, लेकिन इसको आइसोटोनिक एक्सरसाइज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब क्या,
बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि क्या कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। अगर उसमें आइसोटेनिक एक्सरसाइज के बारे में बताता तो हमारा क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट है क्योंकि जो रीजन है वो सही तरीके से सेशन पर फिट नहीं कर रहा है। क्लियर, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। क्या है भाई, 6th क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश अ वर्कआउट दैट इन्वॉल्व्स द रोटेटिंग थ्रू विच द वेरियस एक्सरसाइज टारगेटिंग अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि कौन सा वर्कआउट है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में एक्सरसाइज रिवॉल्व होती है और टारगेट करती है ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो सके और एक तरीके से अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो वो कौन सा वर्कआउट है, कौन सा वर्कआउट है भाई, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, हमारा सर्किट ट्रेनिंग। देखो सर्किट में देखो कि सब तरीके का, अगर सर्किट ट्रेनिंग अगर कोई कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, अगर एक ही मान लो कोई दौड़ने वाला एथलीट है, अगर प्रॉपर तरीके से दौड़ता जा रहा है तो उसका एक ही तरीके से क्या होगा कि बॉडी डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टारगेट करना है तो आपको सर्किट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को एक तरीके से एक्टिव रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ ओवर ईटिंग, इसमें से कौन सा है जो सिम्टम्स नहीं है ओवर ईटिंग का, नॉट, तो ध्यान रखो यहाँ नॉट बोला है, जो नहीं है। तो हमारा एक तरीके से यह आंसर क्या हो जाएगा 7 का, हैप्पीनेस। सिंपल सी बात है, अगर आप हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस क्या होगा भाई, ये खुशी क्या होता है, ओवर ईटिंग का सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है। क्लियर, वॉमिटिंग देखो ओवर ईटिंग का है, हेडेक भी ओवर ईटिंग से हो सकता है, स्टमक हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, तो दे आर द सिम्टम्स, बट हैप्पीनेस इज नॉट द सिम्टम्स। खुश रहोगे तो ओवर ईटिंग से क्या ले लेना है कि नहीं। आइडेंटिफाई द लीवर यूज्ड, आप लोग देखे होंगे स्टेपलर यूज करते होंगे। अब स्टेपलर में एफर्ट कौन डालता है, ये वाला हम लोग इधर से दबाते हैं, और ये लोड है, ये लोड का, और ये पाइवट है जहां से ये पूरा काम हो रहा है, मतलब ये गोल चक्रीय होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द लीवर गिवन बिलो, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर, ये सेकेंड क्लास लीवर है। ये क्या है, सेकेंड क्लास लीवर है, तो ये हमारा एक सही आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्लास लीवर है, जो स्टेपलर होता है वो सेकेंड क्लास लीवर होता है। अब बोला जा रहा है क्या, ऑक्सिलेट आर प्रेजेंट इन, जो ऑक्सिलेट्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सिलेट्स आर प्रेजेंट इन, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा ऑक्सिलेट्स जो प्रेजेंट रहता है वो अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा एक ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स रहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, या आप लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जो लीफ वाला रहता है, जो है कि ना, जैसे आप स्पाइनच वगैरह पत्ता वाला जो रहता है उसमें जो रहता है ऑक्सिलेट्स प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, ऑक्सिलेट्स प्रेजेंट रहता है, और जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ही फलदायक होता है, या फिर बोला जाए हमारे आँखों में बहुत मदद करता है। तो ये ग्रीन लीफी हो गया। 10th का क्वेश्चन क्या है, विच ग्लैड सीक्रेट्स, कौन सा ग्लैड होता है जो कि सीक्रेट करता है क्या, द हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कब आपका सीक्रेट होता है भाई, जब आपके बॉडी में जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है ना, जब शुगर बढ़ जाता है, जब शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्रिएट होता है। द लैक ऑफ विच एसोसिएटेड विथ अ डिजीज, जो डिजीज से एसोसिएटेड होता है, इंसुलिन बढ़ने की वजह से शुगर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सी, पैंक्रियाज। तो इसीलिए पैंक्रियाज से रिलेटेड होता है अगर देखा जाए हमारा शुगर के बीमारी। तो यहाँ पर 10 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, पैंक्रियाज। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। 11 में क्या दिया हुआ भाई, क्या बोला, मैच द लिस्ट 1 and 2, एक लिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग वाला, तो उसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी गड़बड़ कर देते हो आप लोग, है कि नहीं। तो पहला बोला हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रीगेशन, मतलब एग्रेशन सॉरी, असर्टिव एग्रेशन, और चैनल्ड एग्रेशन। तो यहाँ पर जो हॉस्टाइल एग्रेशन है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है इसका बी। क्या है आंसर, बी है, मतलब जो 1 होगा वो 3 से रिलेटेड है। 1 किससे रिलेटेड है, 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है। जो 2 है, जो सेकंड है, वो किससे रिलेटेड है, जो सेकंड रिलेटेड है वो हमारा 4th से रिलेटेड है, मतलब सेकंड क्या होगा, चैनल एग्रीगेशन। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, अब थर्ड क्या हो गया, थर्ड हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है, थर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है, और जो लास्ट बच गया सेकेंड है वो हमारे 4th से रिलेटेड है। क्लियर, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहला हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एग्रेशन दैट कमिटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ टू थ्रेट, किसी को अगर इंसल्ट करना है,
मतलब आप अगर किसी को थ्रेट दे रहे हो या फिर आप इंसल्ट कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, आपका हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर आएगा। क्लियर। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, इट बिहेवियर मीन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अगर आप एग्रेशन दिखा रहे हो ताकि आप एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाओ, कोई स्पेसिफिक गोल आपने रखा है तो उस पर जो एग्रेशन होगा वो इंस्ट्रूमेंटल मतलब एग्रेशन होगा, सॉरी। अब असर्टिव एग्रेशन क्या होगा, असर्टिव जो एग्रेशन होता है वो फीलिंग ऑफ एग्रेशन विच आर डाइवर्टेड इनटू अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एक्शन। असर्टिव कभी भी होता है पॉजिटिव, कि अगर आप कोई भी एग्रेशन, अगर कोई भी आपके अंदर जो जुनून है, एग्रेशन है, अगर आप उसको पॉजिटिवली तरीके से लेकर चल रहे हो तो वो क्या होगा, असर्टिव एग्रेशन। क्या होगा, असर्टिव एग्रेशन। क्लियर। तो ये बात। चैनलाइज्ड कि इट इज अबाउट स्टैंडिंग अप योरसेल्फ बट एग्रेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ थ्रेटनिंग। मतलब कि अपने अपने आप को ज्यादा साना समझना और अपने लिए खड़ा रहना हमेशा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से असर्टिव एग्रेशन। तो आई होप सो एग्रेशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, फिर से आगे हमारे पास क्या, एसेशन और रीजनिंग। तो एसेशन और रीजनिंग में आया तो पहला, एन एन ओबेस पर्सन हैज अ बॉडी मास इंडेक्स। ओबेस मतलब जो मोटा इंसान होता है उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, मोर देन 30 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका कि ए तो ट्रू है, मतलब क्या है, असर्शन तो ट्रू है, क्योंकि जिसका बॉडी मास इंडेक्स BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा रहता है उसको हम लोग ओबेस के कैटेगरी में रखते हैं कि मोटापा की ओर बढ़ रहा है। BMI इंडिकेट्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि BMI न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो आपके एक तरीके से हेल्थ के पैटर्न को बताता है कि आप मोटे हैं, पतले हैं, या आपका हेल्थ ठीक है या नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को डिनोट करता है। तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बिल्कुल भी काउंट नहीं करता था। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, कि ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर। तो हमारा ये आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया कि हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ, हाउ मेनी बाइज, कितना बाई दिया जाएगा, अगर आप लोग गेम वाला बाइज वाला अगर निकालने आया होगा, इफ मतलब गिवन बाय विल बी गिवन इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 17 क्या हो रहा है, 17 टीम शामिल हो रहे हैं तो उसमें कितना बाई निकलेगा। तो एक तरीके से हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जो 13 का आंसर होगा वो हमारा 15 हो जाएगा, कि 15 22 निकलेगा। कितना निकलेगा, 15 22। क्लियर। 22 निकालने का तरीका मैं शॉर्ट आंसर टाइप में बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। 14th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अ प्लानिंग द वर्क। क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अ प्लानिंग ऑफ वर्क। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, एक बार ध्यान से देखिए। जो क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग ऑफ द वर्क है। क्या, तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट इज डिफॉर्मिटीज नोन एज, मतलब जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है प्लानिंग टू वर्क, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वर्किंग द प्लान। ऑर्गेनाइजिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया जाए, अगर वो प्लान तैयार कर रहा है तो उस पर वर्क कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो काम करने वाले बंदों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, या एक बार फिर से पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। योर स्कूल हैज बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट अ जोनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन। क्या है कि आपके स्कूल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको दिया गया है, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्कूल को कि आप जोनल, मतलब आपके जोन में, जैसे देहरादून जोन का है या फिर बोला जाए नॉर्थ जोन, साउथ जोन, उसमें फुटबॉल कंपटीशन कराना है। एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल काउंसिल यू हैव आस्क्ड टू मेक अ वेरियस टीम्स। आपको बोला गया है कि आप एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो भाई स्कूल के, तो आपको एक तरीके से वेरियस टीम बनाने हैं ऑफ द स्टूडेंट विच विद द हेल्प ऑफ टीचर्स इंचार्ज फॉर अ स्मूथ कंडक्ट ऑफ टूर्नामेंट। और आप टीचर से मदद ले सकते हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से आप टूर्नामेंट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो बोला जा रहा है टू हेल्प द टीम टू नो अबाउट द फूड एंड स्टे अरेंजमेंट द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विल असाइन विथ डैश कमेटी। किस कमेटी के साथ वो सारी चीज़ें असाइन करना पड़ेगा उसको, तो इसका आंसर होगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो इसका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ टीम फूड, फूड का व्यवस्था भी करो और उसको रहने की व्यवस्था भी करो। तो इस कमेटी को क्या बोलेंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। कि आप क्या संभालोगे भाई, बोर्डिंग मतलब जो लोग आ रहे हैं उन लोग का अरेंजमेंट करोगे
और लॉजिंग की फैसिलिटी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, मतलब उन लोगों को प्रोवाइड करवाओगे, तो वो टीम को हम लोग क्या बोलेंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को फूड और अरेंजमेंट करने बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है 16 का, अब 16 में बोला जा रहा है, अब 16 में बहुत अच्छे तरीके से क्या बोला जा रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ डैश, कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ईटिंग डिसऑर्डर है कि एनीमिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। अब यहाँ पर जो 16 का आंसर होगा वो हमारे पास बी आएगा, क्या आएगा, ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आपको एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो आपको क्या है, एक तरीके से किसका नाम है, ईटिंग डिसऑर्डर का। क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर का, कि एक तरीके से आपको ईटिंग का डिसऑर्डर हो रखा है। ठीक है, आई होप सो 16th क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं 17th क्वेश्चन में, हार्वर्ड स्टेप्स टेस्ट, हार्वर्ड का एक स्टेप टेस्ट हुआ, इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस, कि जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो परफॉर्म किस टाइप ऑफ फिटनेस को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 17th का जो आंसर होगा वो है ए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कि आपका कार्डियो मतलब एक तरीके से रनिंग एबिलिटी को देखता है कि आपके अंदर कितना वो पोटेंशियल है कि आप एक तरीके से आप फिटनेस को मेंटेन किए हुए हैं। तो उसमें आपको, अगर आपको देखना है कि आपका भाई कार्डियो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किया जाता है उसमें। 18th का डिफॉर्मिटी द लेग, क्या बोला है, डिफॉर्मिटी द लेग ऑफ द लेग इज नोन एज, अगर आपके लेग में प्रॉब्लम है, मतलब लेग्स में दिक्कत है, डिफॉर्मिटीज है, आपको नहीं होता है कि दोनों पैर जो होता है वो सट जाता है, घुटने, दोनों घुटना सट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक तरीके से, तो उसको बोलेंगे नॉकनी, नॉकनी बोलेंगे। अगर आपको घुटनों लेग्स में प्रॉब्लम है, लेग्स में दिक्कत है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से नॉकनी बोलेंगे। आई होप सो 18th क्वेश्चन तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं 19th में, तो 19th में क्वेश्चन क्या है भाई, बोला गया है क्या, बहुत आसानी तरीके से, कि जो सलभासना पोज जो होता है वो रेफर किसको करता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर पोज। क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर पोज बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी काउ पोज के बारे में बात किए थे पिछले वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में, सेम उसी तरीके से ग्रास हॉपर का पोज क्या बोलते हैं, सलभासना बोलते हैं। क्लियर? 20th क्वेश्चन, रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिएक्टिव एग्रेशन को का दूसरा नाम क्या होता है, तो रिएक्टिव जो रिएक्ट करते हो उसमें क्या होता है, हॉस्टाइल एग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉस्टाइल एग्रेशन। अगर रिएक्टिव कर रहे हो, एक तरीके से आप रिएक्शन दे रहे हो तो हर एक चीजों पर, तो आपका कौन सा एग्रेशन है, हॉस्टाइल एग्रेशन है। क्लियर? 21 का, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एज और डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि एक तरीके से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कि डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर वो डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट का उधर ही आप ले जा रहे हो। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, अगर इसका दूसरे डायरेक्शन में मोशन को करना है तो इसका क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट, द क्या लिखेंगे, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सके। तो 21 का आंसर क्या है हमारा, ऑपोजिट। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर 21। आते हैं 22 में क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखते जाना ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के तौर पर अगर देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। द इरेगुलर टीयर लाइक अ वुंड कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा, कि जो इरेगुलर टीयर होता है लाइक अ वुंड, मतलब एक तरीके से आप रो देते हो, है कि नहीं, जैसे कभी कभी आप हमेशा रोते रहते हो या फिर उसमें टीयर आ गया वुंड में, एक है कि नहीं, सेम उसी तरीके से आपका जो घाव है, घाव बोलते हैं ना, कि उसमें से अगर कुछ पस वगैरह निकल रहा है, कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा की वजह से अगर ये भी आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलेंगे, लेक्रेशन। क्या बोलेंगे, लेक्रेशन। क्या बोलेंगे, लेक्रेशन हो रहा है। अगर इरेगुलर टीयर हो रहा है जैसे वुंड में होता है, और ट्रॉमा की वजह से अगर हो रहा है, अगर आप अचानक से रो पड़ रहे हो, अचानक से कुछ ट्रॉमा को याद याद करके के आप रो रहे हो, या फिर जिस तरीके से वुंड में जो होता है घाव में, उसे जब मन तब जब जब उसका मूड करता है तब निकल जाता है कि नहीं, तो वो चीज़ क्या होता है, एक तरीके से लेक्रेशन बोलते हैं उसको। क्लियर? 23 का आते हैं हमारा, क्या है एक तरीके से हमारा
असर्शन बेस्ड रीजनिंग। अब असर्शन में क्या दिया, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है, जो एथलीट लोग करता है, तो लॉन्ग रनिंग अगर करनी है तो आपको एक इफेक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स द बेसिक इंडोरेंस। बिल्कुल सही है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है। मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से आप अपनी इंडोरेंस को, मतलब आपके अंदर जो एक क्षमता है उसको आप बढ़ा सकते हो और भी तेजी तरीके से और इफेक्टिवली तरीके से आप अपने रिजल्ट को इन्हेंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू मीन बाय द आइसो एंड मीट्रिक। तो आइसो का मीन्स क्या होता है, मेट्रिक का मतलब क्या होता है वो। तो आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स कांस्टेंट और मेट्रिक मीन्स लेंथ। क्या होता है, आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट तरीके से, ठीक है। और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। मेट्रिक कितना लेंथ आप कॉन्स्टेंटली भागे हो, तो आइसोमेट्रिक लेंथ है कि नहीं। तो आइसोमेट्रिक के नाम से इसको जानते हैं, है कि नहीं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, आइसो और मेट्रिक का। 25 में, इट इज अमाउंट ऑफ अ ब्लड पंप्ड आउट बाई ईच साइड ऑफ द हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। क्या बोला जा रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो पंप होता है। मतलब ये क्या है, एक ब्लड पंप करने का तरीका है या फिर एक चीज है। बाई विच द हार्ट, मतलब ईच साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब वो 1 मिनट के अंदर वो कितना ब्लड प्रेशर जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अमाउंट को क्या बोलते हैं, जितना ब्लड पंप किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से कार्डियक आउटपुट। क्या होगा, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि आपका कार्डियक, आपको कितने बार एक बार में 1 मिनट में कितने बार आपका जो ब्लड हो रहा है वो पंप हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ ईच साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। तो उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। कार्डियक जो दिल से जुड़ा रहता है। 26 क्वेश्चन क्या है भाई, 26 क्वेश्चन बोला गया आइडेंटिफाई द बिलो। अब यहाँ पर बोला गया विथ आउटसाइड फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी नॉट मूव। बिना बिना कुछ इसको हिलाए डुलाए क्या है कि ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। लेकिन विथ अ नो आउटसाइड फोर्स अब मूव आई विल नॉट स्टॉप। अगर मान लो कि यहाँ से ये इधर से पुश किया जा रहा है तो ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो ये इसका कौन सा लॉ ऑफ मोशन, देखो 3 लॉ ऑफ मोशन होता है। एक जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जब आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में अगर पुल अप करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में अगले डायरेक्शन में भागता जाएगा। दूसरा क्या है, अगर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक दीवार है, अब दीवार पर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि इसको धक्का दे रहे हो तो वो दीवार भी उतना ही धक्का दे रहा है, मतलब एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा जो होगा वो आंसर राइट होगा। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहा है, कांस्टेंट है ना, कि जब तक हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स नहीं डालेंगे तब तक वो बॉडी क्या करेगा, ये जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा। अगर यहीं पर ये बॉडी मूव करता हुआ दिख जाता है, यहाँ से यहाँ बॉडी अगर दिखा दिया जाता है तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। और अगर कहीं नहीं जा रहा है, इधर भी फोर्स आ रहा है इधर भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी कहीं नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया मैच द लिस्ट 1 और 2। अब बोला एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन को क्या बोला गया, तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रावर्जन। जो पहले ये कोड वाले में, कोड वाला मिलाएंगे तो हमारा 27 का जो आंसर होगा वो एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ समझना है, एक्सटर्सन। और तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर ए, मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। क्या बात है, मतलब 1 का जो होगा वो 1 होगा। मतलब एक्सटर्सन क्या बोलते हैं, इंथुजियाज्म। क्या बोलते हैं, इंथुजियाज्म। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग इसको, दूसरा बोलते हैं कौन सी मतलब कॉन्साइंसटीनेस, उसको रिस्पॉन्सिबल, जो एग्रीएबलनेस, कंपैशन बिहेवियर, न्यूरो जो न्यूरोटिसिज्म क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। क्लियर। आई होप सो 27th का क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आते हैं 28th का क्वेश्चन। 28th का क्वेश्चन हमारे पास है, तो जो 28th का क्वेश्चन क्या है भाई, गिव द टू स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग स्कारवी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। तो स्कारवी क्या जो कॉज होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बिल्कुल, जो स्कारवी होता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। रीजन क्या है, द डिजीज सेट इन विच अ डाइट डज नॉट हैव अ फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है, एक तरीके से ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। क्लियर।
क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 29 आते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना कैलोरी आप एक तरीके से खा रहे हो, कितना कैलोरी आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरी। ठीक है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 4 कैलोरी। अगर आप 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से 20 इंटू 4 टू 8 मतलब 80 कैलोरी आप एक तरीके से ले रहे हो। क्लियर। 38 क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, कौन सा जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है भाई, तो बहुत अच्छा आंसर है इसका, पैंक्रियाज। अभी मैंने बताया था कि इंसुलिन पे बढ़ जाता है, उसको पैंक्रियाज से रिलेटेड होता है। फिर आता है फॉर्मूला डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच इन द लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम। अगर टीम इवन नंबर है तो वहां पर किस तरीके से हम लोग कितना मैच होगा कि, और मैच किस तरीके से होगा उसको डिटरमाइन करते हैं। तो उसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा, n माइनस वन बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि n माइनस 1/2। अब जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मैच टीम्स हैं 12 टीम्स हैं, अब तुमको बताना है, बोल देंगे देयर आर टोटल 12 नंबर ऑफ टीम्स। आप बताइए कि भाई लीग फिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे, तो एक आप कितना 12, यहाँ पर 12 माइनस 1/2, तो 2 6 जा 12, तो क्या हो गया 6, और 12 माइनस 1 11, मतलब क्या टोटल 66 मैचेज होंगे। कितना होंगे 26 मैचेज। इसी तरीके से आईपीएल वगैरह का मैच वगैरह मतलब देखा जाता है कि अगर इवन नंबर टीम है, जैसे टोटल नंबर ऑफ टीम 10 है तो 10 में उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाले जाते हैं। क्लियर। 32 क्वेश्चन क्या होगा, तो 32 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प्स टू सेव मनी, नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के थ्रू क्या करते हैं, हमारा जो मनी होता है उसको सेव किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, स्कूल मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, कि जो चिल्ड्रंस स्पेशल नीड्स के हैं, मतलब जिनका एक तरीके से पाँव अच्छा नहीं काम कर रहा है, जो अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, जो स्पेशल अटेंशन चाहते हैं, जिनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, तो विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ विथ स्पेशल नीड। इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है, नॉट एन वन रिजल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 का, इंक्रीज इन डिप्रेशन, कि इंक्रीज इन डिप्रेशन है उसके लिए नहीं है, मतलब इंक्रीज इन डिप्रेशन इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विथ स्पेशल नीड्स, कि स्पेशल नीड्स उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो इंक्रीज इन डिप्रेशन है कि नहीं, सिंपल सी बात है। इंप्रूवमेंट इन एंड्योरेंस, ये इंप्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस वो सब सीखा, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में, इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिंस एट अ पुबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर पुबर्टी के समय में, अगर आपका एक तरीके से जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो लड़कियों का पीरियड होता है, वो अगर सही तरीके से शुरुआत नहीं हो रहा है जब उनका होना चाहिए, एट द एज ऑफ 12 ईयर्स बोला जाता है, एज द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स सभी लड़कियों का एक तरीके से पीरियड्स वगैरह शुरू हो जाता है। तो अगर वो नहीं होता एट द नॉट बिगिन एट द पुबर्टी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी एमोनिरिया से इसको डिनोट करेंगे। 35, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इज द रेंज एज, सीनियर जो सिटीजन फिटनेस टेस्ट है वो कितने कितने से एज के बीच में किया जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 60 to 94। 60 to 94 के बीच में अगर कोई बंदा 60 से 94 के ईयर्स के बीच में, तो वो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को दे सकता है बहुत आसानी तरीके से, उनको टेस्ट किया जा सकता है। कायोप्सिस इज ऑल्सो नोन एज, कायोप्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक हंच बैक बोलते हैं, हंच बैक को हम लोग कायोप्सिस बोलते हैं। देखो तीन होता है, एक जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक आप आगे झुक जाते हो आपकी बैकबोन, एक है पीछे, और एक होता है कि आपका एक तरीके से लैटरल आपका बैकबोन हो जाता है, तब वो कायोप्सिस, मायोप्सिस और एक लॉरोसिस, वो सब तीन हैं जिसकी वजह से आप लोग ध्यान दे सकते हैं जिसको बैक में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये हंच बैक भी क्लियर होगा, कायोप्सिस को बोलते हैं। तो हम लोगों ने 36 MCQs कर लिए, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोग का एक तरीके से रिवीजन हो गया होगा, और रिवीजन के तौर पर आप लोग सही तरीके से इसको देखिएगा ताकि आप लोगों की और भी इन्हेंसमेंट हो लर्निंग में।
और इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कुछ करेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियरेंस आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं सेकंड वाली वीडियो में।